हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायस्टेरियोमर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरली हमें ये पता होता है कि जो डायस्टेरियोमर्स होते हैं वो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं, जैसे सिस और ट्रांस हो गए। बट एग्ज़ाम के लिए इतना तो इनफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो कंडीशन देते हैं कि कौन से आइसोमर्स डायस्टेरियोमर्स को शो करते हैं और कौन से नहीं, और वहाँ पे हमें जियोमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिए होते हैं। ठीक है, तो जो डायस्टेरियोमर्स होते हैं वो मिरर इमेज को शो नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो इनैंशियोमर्स नहीं होंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। डायस्टेरियोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। अब ये स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, बट जो उनके एटम्स होंगे उनका 3D में ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर सेम कनेक्टिविटी बट अरेंजमेंट डिफरेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे ये हो गया, ये बना दिया और यहाँ पर ब्रोमीन अटैच है। यहाँ पर हमने सॉलिड वेज में दिखाया, और इसको ही हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसको हमने डैश्ड वेज में दिखा दिया। तो कनेक्टिविटी तो सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट इसका अरेंजमेंट डिफरेंट है। ये सॉलिड वेज में है और ये डैश्ड वेज में है। तो बस इतना ही डिफरेंस होता है। इसी को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। जो डायस्टेरियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, एकदम डिफरेंट। इसमें हमें किसी कायरल या फिर अकायरल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैसे ही डिफरेंट होता है। अब इनका एग्जांपल है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जैसे सिस हो गया, ट्रांस हो गया। जैसे ये हो गया, ये सिस है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, ये इसकी सिस फॉर्म होती है। और ये हो गया फ्यूमेरिक एसिड, ये होता है फ्यूमेरिक एसिड। ये ट्रांसफॉर्म होती है। अब इनकी कनेक्टिविटी तो सेम है, बट क्या है, अरेंजमेंट ही तो डिफरेंट है। इसमें ये ट्रांस हैं और इसमें सिस हैं। ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होती हैं, और ये मिरर इमेज को शो भी नहीं करती हैं, इसलिए इनको डायस्टेरियोमर्स बोलते हैं। अच्छा, एक और कंडीशन है डायस्टेरियोमर्स के लिए कि जो डायस्टेरियोमर्स को शो करेंगे उनके पास मोर देन वन स्टीरियोजेनिक सेंटर होना चाहिए। अभी तक हमने इनैंशियोमर्स में ये पढ़ा कि एटलीस्ट वन स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है, ठीक है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर होने चाहिए। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब होता है कि जिस कार्बन पर, जिस सेंटर पर डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं उसको बोलेंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो इसमें एक से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर होने चाहिए, ये कंडीशन है उसकी। अब ये बातें आती है कि हम इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इसमें डायस्टेरियोमर्स होगा या फिर इनैंशियोमर्स होंगे। काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले होना चाहिए कि एक से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर हो, तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि इसमें डायस्टेरियोमर्स होगा। अब और भी कंडीशंस हैं आगे, उनको भी देखते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास नोरबोरियन सिस्टम दिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास नोरबोरियन सिस्टम। अगर एक मॉलिक्यूल के पास तो है एक्सो और एक के पास है एंडो, तो वो डायस्टेरियोमर्स होते हैं। अगर हमारे पास एक्सो एंडो सब्सटीट्यूशन है, इस बात को ध्यान में रखना, नोरबोरियन सिस्टम में अगर एक्सो एंडो सब्सटीट्यूशन होगा तो वो डायस्टेरियोमर्स होंगे। अब ये मत सोचना कि वो इनैंशियोमर्स को शो करते हैं, वो डायस्टेरियोमर्स होंगे। और जो नोरबोरियन सिस्टम होता है, जो यहाँ पर ये हाइड्रोजन होता है ना, ये हमेशा डैश्ड वेज में होगा, यानी बिलो द प्लेन होता है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो हमेशा अबव द प्लेन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें यहाँ का वो RS कन्फिग्रेशन पूछ लेते हैं, तो हमें वहाँ पर डिफ़िकल्टीज आती हैं कि हम किसको क्या माने। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि ये बिलो द प्लेन होता है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो अबव द प्लेन होता है। करेक्ट है? ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें
पेयर्स दिए हैं तो हम उनमें कैसे पहचानेंगे कि कौन से डायस्टेरियोमर्स पेयर है, क्योंकि गेट में तो ऐसे एग्जाम्पल देता है कि हमें डायस्टेरियोमर्स पेयर्स पहचानने होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड ए और कंपाउंड बी हैं, उनमें एक स्टीरियोजेनिक सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन आर है और दूसरे का एस है, क्योंकि मैंने कहा कि एक से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर होने चाहिए, जैसे आर और एस है। तो जो दूसरा कंपाउंड होगा, कंपाउंड बी होगा, उसका जो पेयर होगा उसमें एक का तो आर सेम ही रहेगा बट एक का चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एस था दूसरे का और यहाँ पर आर हो गया, या फिर इसको देख लेते हैं। पहला तो एस और दूसरा आर था और दूसरे वाले कंपाउंड में इसका एस सेम ही रहता है बट इसका चेंज हो जाता है एस, तो ये डायस्टीरियोमर्स होते हैं। या फिर इसको देख लेते हैं, आर आर आर, तीन स्टीरियोजेनिक सेंटर थे, उसमें तीनों का आर था, बट इसमें क्या होता है कि दो का तो चेंज हो जाता है बट एक का सेम ही रहता है, या फिर एक का सेम रहे या फिर एक का चेंज हो जाएगा और दोनों का सेम रहेगा, ये भी कंडीशन है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, यहाँ पर दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इसका आर है और इसका एस है, तो इसका चेंज हो गया, इसका तो एस हो जाता है और इसका सेम रहता है, तो इनको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। ये दोनों डायस्टीरियोमर्स हैं, करेक्ट है। अब बात आती है कि डायस्टीरियोमर्स को तो पहचान लिया, लेकिन इनैंशियोमर्स को कैसे पहचानें। तो इसके लिए भी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या मतलब, जनरली ये होता है उसमें कि अगर हमारे पास कंपाउंड ए है और कंपाउंड बी है, इसमें भी हमें इनैंशियोमेरिक पेयर्स को पहचानना है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड ए का कॉन्फ़िगरेशन है आर और आर, तो कंपाउंड बी का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एकदम उल्टा होगा, एस और एस। या फिर अगर इसका आर है तो इसका एस हो जाएगा, अगर आर 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 है तो ये हो जाएगा एस एस एस। तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये इनैंशियोमर्स हैं, क्योंकि इनैंशियोमर्स में जो उसकी मिरर इमेज बनती है वो एकदम जो ओरिजिनल इमेज होती है उसके एकदम अपोजिट होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि एकदम उल्टा कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका। जैसे यहाँ पर आर 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 था, एकदम अपोजिट आ गया एस एस एस, ठीक है। और अगर नॉर्बोरियन सिस्टम है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। नॉर्बोरियन सिस्टम में ये भी एक्सो होगा और ये भी एक्सो होगा, तो ये दोनों होते हैं डायस्टीरियोमर्स, सॉरी इनैंशियोमर्स, ये दोनों होंगे इनैंशियोमर्स, ठीक है। अगर एक्सो एक्सो है तो भी इनैंशियोमर्स होगा, और अगर एंडो एंडो है तो भी इनैंशियोमर्स होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों एंडो होते, यहाँ पर बना लेती हूँ, अगर ये होता कि यहाँ पर Cl होता और दूसरे के ठीक ऐसे ही ये Cl हो जाता, तो ये दोनों भी इनैंशियोमर्स हैं, इनैंशियोमर्स, ठीक है। ओके, अब देखते हैं डायस्टीरियोमर्स कैन बी कायरल और अकायरल। जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं वो कायरल भी हो सकते हैं और अकायरल भी। जैसे यहाँ पर ये कायरल है, ये एस है और आर है, क्योंकि जो कायरल होते हैं हम उन्हीं का कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं, हम उन्हीं को आर एस में डिवाइड कर सकते हैं। इसका एस है और इसका आर है, चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं इस कार्बन पे, चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो ये कायरल हो गया। बट जो सिस और ट्रांस होते हैं उनमें हम आर एस कन्फिग्रेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो कायरल होते हैं हम केवल उन्हीं का आर एस कन्फिग्रेशन करते हैं, और सिस ट्रांस में ऐसा नहीं होता है, उसमें डबल बॉन्ड होती है, उसकी वजह से हम आर एस कन्फिग्रेशन नहीं कर पाते हैं और वो अकायरल होते हैं, बट फिर भी वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं। तो जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं वो कायरल भी हो सकते हैं और अकायरल भी। अब इसमें देखते हैं, इसमें सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एब्सेंट होती है, कायरल होते हैं और मिरर इमेज भी देते हैं, तो ये फिर भी ये डायस्टीरियोमर्स हैं। अब देखो कैसे हम डायस्टीरियोमर्स और इनैंशियोमर्स को पहचानेंगे। जैसे यहाँ पर है एस और आर, कन्फिग्रेशन है इनका स्टीरियोजेनिक सेंटर का। अगर मैं ठीक इसके अपोजिट कर लूँ, जैसे इसका आर हो गया और इसका एस हो गया,
तो एकदम अपोजिट है इसका एस है और इसका आर हो गया, इसका आर है इसका एस हो गया, तो ये एनेंशियोमर्स होते हैं, ये एनेंशियोमेरिक पेयर है। बट अगर मैं क्या कर लूँ कि ये एस एज इट इज़ रहता है और सिर्फ इसका चेंज होगा, यहाँ पर ये आर है और ये एस हो जाएगा, तो ये डायस्टीरियोमेरिक पेयर है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर है, इसका एस एस है और इसका आर आर हो जाता है, तो ये एकदम अपोजिट है, तो ये इनैंशियोमर्स होते हैं। और यहाँ पर है आर और एस, ये हो जाएगा आर, ये तो सेम है बट ये डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा डायस्टीरियोमेरिक पेयर या फिर डायस्टीरियोमर्स। अब इसका कंक्लूज़न ये है कि जो इनैंशियोमर्स होते हैं बोथ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स इन्वर्टेड, दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर इन्वर्ट हो जाते हैं। डायस्टीरियोमर्स में केवल एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर इन्वर्ट होता है। डायस्टीरियोमर्स का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास चेयर फॉर्म है, इसमें जो OH है वो ऊपर की तरफ है, एक्सियल में है, और यहाँ पर जो OH है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो इन दोनों का रिलेशन डायस्टीरियोमर्स का होगा। अब हम इसको सिस बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो इसमें टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है और OH है दोनों ऊपर की तरफ है, तो इसको सिस बोलते हैं। और जो इसमें टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है वो ऊपर की तरफ है बट जो OH ग्रुप है वो नीचे है, तो इसको बोलेंगे ट्रांस। अब जो H1NMR होता है वो इजीली से डिस्टिंग्विश कर पाता है डायस्टीरियोमर्स में, जबकि इनैंशियोमर्स में ऐसा था कि इजीली से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था H1NMR कि कौन सा इनैंशियोमर्स है और कौन सा नहीं, दोनों सेम आ रहे थे, दोनों की सेम ही पीक आती है इनैंशियोमर्स में। बट डायस्टीरियोमर्स में डिफरेंट पीक आती है, उसमें पता चल जाता है कि ये डायस्टीरियोमर्स है, एक्सियल है या फिर इक्वेटोरियल है। इनको हम जो डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं उनको सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी से। ओके, अब पढ़ते हैं इपिमर्स के बारे में। इपिमर्स को हम यूजुअली तब यूज़ करते हैं जब शुगर मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें हमें रिलेशन जानना हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शुड हैव मोर देन 2 स्टीरियो सेंटर, या फिर हम उसको बोलेंगे मल्टी कायरल सेंटर होने चाहिए। इसमें क्या होगा कि केवल एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, अगर एक से ज़्यादा होगा तो वो इपिमर्स नहीं होंगे। अगर केवल एक ही शुगर मॉलिक्यूल का कायरल सेंटर चेंज होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, तभी हम उसको इपिमर्स बोलेंगे। ऑल इपिमर्स डायस्टीरियोमर्स, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स में भी क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास R और S है, RSR, तो यहाँ पर क्या होगा, ये S हो जाएगा, ये S और ये R है। अगर हमारे पास RSR है और केवल एक का ही चेंज होता है तो ये इपिमर्स होता है, बट डायस्टीरियोमर्स में तो दूसरा भी चेंज हो सकता है, क्योंकि इपिमर्स में तो ये होगा कि अगर एक से ज़्यादा चेंज हुआ तो वो इपिमर्स नहीं होगा, वो डायस्टीरियोमर्स होगा। ऑल इपिमर्स आर डायस्टीरियोमर्स बट ऑल डायस्टीरियोमर्स आर नॉट इपिमर्स। समझ गए? अब ये मिरर इमेज नहीं देते हैं, जो इपिमर्स होते हैं वो मिरर इमेज को शो नहीं करेंगे, ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, केवल एक ही कायरल सेंटर के जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज होता है, केवल एक कायरल सेंटर की वजह से एक दूसरे से अलग होंगे, और इनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एकदम डिफरेंट होती हैं। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, हमारे पास नोरबोरेन सिस्टम है, यहाँ पर ये एक्सो में है और यहाँ पर एंडो में है। ठीक है, तो ये होंगे इपिमर्स, इपिमेरिक पेयर, इपिमेरिक पेयर बोलेंगे इनको। ये तीनों कायरल सेंटर है, यहाँ पर ये दोनों भी कायरल सेंटर हैं, क्योंकि यहाँ पर CH2 ग्रुप है, यहाँ पर CH2 है, बट यहाँ पर तो ये ब्रिजिंग पर है और ये तीनों डिफरेंट है, तो ये भी कायरल सेंटर है और ये वाला भी, और ये तो है ही। ठीक है, अब आते हैं हम शुगर के स्ट्रक्चर पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ये डी गैलेक्टोज है, डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज में सिर्फ डिफरेंस है तो C4 का,
यहाँ पर OH लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पर OH राइट हैंड साइड है। बाकी सारे सेम हैं। OH राइट हैंड साइड है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पर भी, केवल कन्फिग्रेशन चेंज है तो C4 पोजीशन का। यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है और ये भी राइट में है और ये भी राइट में है, तो दोनों सेम है, बट किसी एक कार्बन का कन्फिग्रेशन चेंज होने की वजह से ये जो दोनों हैं ये इपिमर्स हैं, इपिमेरिक पेयर है। अब यहाँ पर देखते हैं डी मैनोज में। डी मैनोज में क्या होता है कि केवल सेकंड पोजीशन का कन्फिग्रेशन चेंज है, बाकी सारे सेम हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर राइट हैंड साइड है तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन कन्फिग्रेशन चेंज केवल C2 पोजीशन का है। अब इसको हम नाम दे रहे हैं डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज और डी मैनोज। इनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोनों ही डिफरेंट हैं, केवल एक कायरल सेंटर के चेंज होने से, और एक कायरल सेंटर के चेंज होने से ही इनको इपिमर्स बोलते हैं। अब आते हैं एनोमर्स पर। एनोमर्स जो होता है केवल उनको हेमी एसिटल और हेमी कीटल ही शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया पायरेनोज फॉर्म। पायरेनोज फॉर्म में तो सारी जो पोजीशन है सारे कायरल सेंटर का कन्फिग्रेशन सेम होता है, बट डिफरेंस होता है तो केवल एक पोजीशन का। इसमें जो OH है वो नीचे की तरफ है और इसमें OH है वो ऊपर की तरफ है। इसे बोलते हैं अल्फा एनोमर और ये हो गया बीटा एनोमर। इसका मतलब ये है कि जो एनोमर्स होते हैं केवल एक ही पोजीशन के चेंज होने पर उनको हम एनोमर्स बोलते हैं। ये C1 पोजीशन है, ये C1 पोजीशन है, इसमें केवल C1 पोजीशन का कन्फिग्रेशन चेंज होता है, उनको हम एनोमर्स बोलते हैं। ये दोनों हैं एनोमर्स। और इनको शो करते हैं केवल हेमी एसिटल और हेमी कीटल, ओनली गिवन बाय साइक्लिक एसिटल्स और साइक्लिक कीटल्स। जो साइक्लिक एसिटल होते हैं वो C1 पोजीशन से इनका कन्फिग्रेशन चेंज होता है, और जो साइक्लिक कीटल्स होते हैं इनका C2 पोजीशन से। और साइक्लिक कीटल्स किस में होते हैं? फ्रक्टोज में। जो फ्रक्टोज में होते हैं वो कीटोज फॉर्म होती है और उसमें कन्फिग्रेशन चेंज होता है C2 पोजीशन का। तो हम इससे पहचानेंगे, एक तो वो साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल्स होंगे, और साइक्लिक एसिटल में जो होगा वो C1 पोजीशन में कन्फिग्रेशन चेंज होता है, और जो साइक्लिक कीटल्स होते हैं उनका C2 पोजीशन में कन्फिग्रेशन चेंज होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रक्टोज है, इसमें क्या है केवल C2 पोजीशन का कन्फिग्रेशन चेंज है। इसमें CH2OH ऊपर की तरफ है और इसमें CH2OH नीचे की तरफ है, और ये पोजीशन है सेकंड C2 पोजीशन। और इसलिए सिर्फ एक पोजीशन के कन्फिग्रेशन चेंज होने पर हम इनको नाम देते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज और ये है बीटा डी फ्रक्टोज। जैसे यहाँ पर भी ये अल्फा एनोमर था और ये बीटा एनोमर। ठीक है, अब पढ़ते हैं होमोमर्स के बारे में। होमोमर्स क्या होते हैं? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमें होमोमर्स पेयर को पहचानना होता है। होमोमर्स में क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ये हो गया I, ये हो गया R, ये H और इसको CH3 मान लेते हैं। दूसरा है हमारे पास R, H, CH3 और ये है Br। सॉरी, ये हो गया I लिया था ना हमने यहाँ पे, तो ये I, अब है R और ये हो गया I, CH3 और H। अब अगर हम इसका कन्फिग्रेशन देखते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो S, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है,
तो ये भी S। इसको देखते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी क्लॉकवाइज जा रहा है, बट इसमें हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, इसको तो बिलो द प्लेन होना चाहिए था, इसलिए कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है। इसका होगा S। तो तीनों का सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों ही होमोमर्स है। ये क्या है? होमोमर्स, क्योंकि तीनों का जो हमारा कन्फिग्रेशन आ रहा है वो सेम आ रहा है। अगर सबका कन्फिग्रेशन सेम आता है तो उसको हम बोलते हैं होमोमर्स। होमोमर्स में अगर कोई मॉलिक्यूल है, उसको हम थोड़ा सा उसका अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम, अगर उसके दौरान हमें ड्यूरिंग रोटेशन हमें जितने स्ट्रक्चर मिलते हैं उनको होमोमर्स बोला जाता है। अगर हमारे पास R, S और S है तो यहाँ पर सेम कन्फिग्रेशन मिलेगा हमें, R, S और S, इनको बोलते हैं होमोमर्स। कोई डिफरेंस नहीं होता, एक जैसे ही रहते हैं, उनका कन्फिग्रेशन सेम रहता है, तो उनको हम होमोमर्स बोलेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेसो कंपाउंड्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हमारे साथ बने रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।